बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर देखा जाए, पहले भी इलेक्शन से पहले भी जलसे की इजाज़त नहीं मिलती थी, अब इलेक्शन हो चुके हैं, अब उनके मेंबर पार्लियामान के अंदर आ चुके हैं, लेकिन अब भी हालात कुछ खातिर-ख़्वाह बदले नहीं हैं। अभी भी जलसे की इजाज़त नहीं मिली और कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी का खतरा है। वो हम मानते हैं कि पाकिस्तान को इस वक़्त दहशतगर्दी का संगीन खतरा है। अब आपके इल्म की रोशनी में हम मालूम करेंगे, एक तो ये जलसे के हवाले से आप हमें बता दें कि कितना पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को स्पेस मिलेगी, उनको जलसा करने की इजाज़त मिलेगी, और दहशतगर्दी के भी खतरात के हवाले से बता दें, जो सरहदों पे हमने पिछले दिनों भी देखा वाक़यात हो रहे हैं। तो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ आप क्या समझते हैं कि मज़ीद खुदा ना ख़ास्ता इस तरह के इम्कानात आपको इस मुल्क में लग रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अ, आसिम साहब, सबसे पहले तो ये बात है कि विद इन द कंट्री अनरेस्ट के 100 बहाने हैं ना, तो 100 के 100 होंगे। और वो बेशक पीटीआई का जलसा बने, वो कोई इमरान खान की कोई पेशी या उसकी गिरफ्तारी या उसका कोई और रिलोकेशन बने, वो पीपल्स पार्टी के अपने इख्तिलाफात, नून लीग के अपने इख्तिलाफात, वो सामने खुल के आएँ, वो आपके कोई और इस तरीके की हर तरह से ये अनरेस्ट अब आपके सर पे है। जो आपने बॉर्डर साइड की बात की, वो भी आप समझ लें कि उस जंग की तरफ हल्के-हल्के जा रहे हैं, मूव ऑन हो रहे हैं। और ये भी हम खतरे में ही हैं, बॉर्डर साइड्स पे भी और विद इन द कंट्री भी। इसलिए ये तो अब आपको कभी इधर सुनेंगे, कभी उधर सुनेंगे, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, या धमाके या इस तरह की चीज़ें, अटैक्स, टसल्स, फायर, या जैसा गन फायर इधर हुआ आपके प्यूटन के उधर मॉस्को में। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, और मज़े की बात ये है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सिर्फ़ पाकिस्तान या अब इसमें सिर्फ़ रशिया में नहीं, ये मसाइल सबसे ज़्यादा अमेरिका में भी अब आप देखेंगे। इस तरह के गन फायर, अचानक धमाके, चीज़ें, मामलात, ये ओवरऑल ही पूरी जैसे कहते हैं ना कि सिनेरियो बिल्ड होगा। अच्छा उसामा साहब, इंडिया के अंदर भी इलेक्शन जो है वो होने वाले हैं, और हमेशा हमने देखा है कि भारत जब भी इलेक्शन होते हैं तो कुछ इस तरह की छेड़छाड़ करता है, जिसके बाद वो ताकि सिंपैथी वोट लेता है और एक हुब्बुल वतनी का जज्बा जगाता है। मोदी सरकार की हमेशा से कोशिश होती है। आपको लगता है कि इंडिया भी कोई छेड़छाड़ कर सकता है और वो वाला हमारा जो बॉर्डर है, उसके ऊपर भी कुछ इस तरह की झड़पें हो सकती हैं, और कोई इस तरह के आप हालात देख रहे हैं? देखिए, उसके लिए ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि बॉर्डर साइड हमारे इंडिकेशन में, प्लैनेटरी इंडिकेशन में है कि अब हमें अनरेस्ट फेस करना पड़ेगा। लेकिन जो इंडिया है, इंडिया की भी सिचुएशन ऐसी है कि वो भी बड़े गोल अचीव करने में बड़ा इसराइल की तरह का एटीट्यूड, बड़ा एरोगेंट एटीट्यूड अडॉप्ट कर सकता है। और इस दफ़ा वो अगर आएगा तो इस तरीके से नहीं आएगा जैसे पिछले हमने टाइम्स में ऑब्ज़र्व किया, और बड़ा ही फ्रस्ट्रेटेड आएगा और कुछ गेन करने के लिए आएगा, और ढीला हाथ नहीं रखेगा। लेकिन वो हाथ उस वक़्त तक, जैसे कहते हैं कि अभी पेंडिंग में है, जब तक उनके दोस्त की सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, तो उसी से टाइम बाय हुआ है। जिस दिन शहबाज शरीफ साहब गिरे, उस दिन इसका जो चांसेस है मज़ीद ब्राइट हो जाएँगे। और मुझे लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब ने बदला तो लेना ही लेना है। अब वो किस-किस से लेते हैं, कैसे लेते हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत को गिरा के लेते हैं, इस्तीफ़ा लेके लेते हैं, क्या करते हैं, ये भी तेल देखें और तेल की धार देखें। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये भी किसी के दिमाग में नहीं है, लेकिन ये आप आने वाले दिनों में ज़रूर देखेंगे। और इंडिया की जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, वो भी ऐसी मुतवक्किल है, ऐसा ही इलेक्शन मुतवक्किल है, जैसा आपके यहाँ हुआ है। और इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसको एज़ ए केस स्टडी देखा जाए। उसमें ये जो आपका इलेक्शन है, इसमें बहुत बड़ी लर्निंग थी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। और प्लस इसमें ये भी चांसेस हैं कि ये जो अ, कोलिशंस बने वहाँ भी, जैसे आपके यहाँ कोलिशंस ही बनी है ना,
और न्यू कोलिशंस जन्म लिए, उनके भी ऐसे ही इलेक्शन होगा, सेम एज इट इज। मतलब पाकिस्तान की कॉपी पेस्ट इलेक्शन होना है। क्यों? क्योंकि आप लोग हम लोग समझते हैं कि ये पार्टियों के चक्कर हैं, ये पार्टियों की बातें हैं, लेकिन नहीं, प्लैनेट्स इस तरीके की असर डाले हुए हैं जिसने इस तरह के नताइज लाने ही लाने हैं। तो आप ये भी देख लीजिएगा, ये मेरा ख्याल है चांद गिरन और सूरज गिरन के दरमियान में ही होना है उनका इलेक्शन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, पिछले दिनों हमने देखा कि अभी आपसे हम बात कर लेते हैं क्योंकि आपने भी अभी रिसेंटली बताया है कि और इससे पहले आपने एक पेशन गोई भी की थी कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बदला लेंगे। और ख्वाजा आसिफ हैं वज़ीर दिफ़ा, उनका जो हमारे बड़े की पोस्ट पे बैठे हैं, वफ़ाकी वज़ीर हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है जिसके बाद बड़ी मीडिया में गूंज पैदा हुई है कि उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ जो हैं साबिक जनरल बाजवा साहब और डीजी आईएसआई फैज़ हमीद साहब, उनको पार्लियामेंट में बुलाया जाए और इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक तो पहली बात है कि ये कितना मुश्किल होगा बुलाना क्योंकि इससे पहले हमने कभी कोई ऐसी नज़ीर देखी नहीं है और वो खुद से तो उन्होंने ऐसी बात की नहीं है। इसके पीछे आपको किसका दिमाग लगता है? क्या नवाज़ शरीफ साहब दोबारा से टकराव की सियासत की तरफ जा रहे हैं? डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब का ने बदला लेना ही लेना है, और मैंने आपको याद होगा कहा था कि इस साल दुश्मनों पे हावी रहेंगे। तो उनके साथ जो हो गया है, जो भी मामला, तो आप देखेंगे इन कुछ दिनों में अपकमिंग नवाज शरीफ साहब बदला लेंगे। और शायद ये मुझे लगता है कि ये एक तीर दो शिकार का मामला हो। इंस्टीट्यूशन को अपना इमेज बेहतर करने के लिए भी कव्वे टांगने पड़े, इस तरह का भी मामला हो सकता है। तो आपको ये लगता है कि नवाज़ शरीफ साहब ने ज़हनी तौर पर ये तस्लीम कर लिया है कि अगर उनका हल्का खोला भी जाता है क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट के बाद तो नवाज़ शरीफ के लिए और मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और वो लंदन भी जा रहे हैं। और हुकूमत गिरा अगर देंगे नवाज शरीफ साहब, खुद आएंगे किसी भी तरीके कहेंगे, वरना बहाने उधर ले जाएंगे। आप देखिए उनको, आप सबकी हुकूमतों से क्या लेना देना? केस खत्म हो चुके हैं, बच्चे क्लीन हो गए हैं, हम्टी डम्टी भी निकल गए, सब ओके हो गया, बेटी वजीर आला है, सब ओके। वफाक का क्या लेना देना? जरदारी साहब ने सही तमाशा बनाया, उनके साथ खेले हैं, उन्होंने अब बदला लेना ही लेना है। तो उस बदले के नतीजे में अगर इनकी सीट को हाथ डाला गया तो इन्होंने पूरा क्या ना, चल भाई, पीपी आती है, वजारतें लेती है हमारे साथ तो ठीक, वरना फिर ये गई। तो उसामा साहब, अगर आपका इल्म क्या कहता है, आपकी सियासी बलूगत और सियासी समझ-बूझ भी आपकी है, आपके पास सितारों का इल्म भी है, तो आगे का मंज़रनामा आप क्या बनता देख रहे हैं? अगर ये नून लीग की हुकूमत इस तरह के हालात पैदा करके अगर जाती है, तो इसका बेनिफिशियरी पीटीआई को देख रहे हैं आप? देखें डेफिनेटली अब तक जितना भी सारा कोलैटरल हुआ, जो भी 16 माह की पीडीएम की गवर्नमेंट से लेके अब तक का जो बेनिफिशियरी है वो पीटीआई ही है। और नवाज शरीफ साहब तो अब खाली हाथ फ्रस्ट्रेशन निकालने से ज्यादा इनके हाथ में कुछ नहीं है। और बल्कि चाहता कोई भी नहीं है, हर कोई अपनी तरफ से तो बड़ा समझदार होके ये सारी सूरत हाल को कर रहा होता है, लेकिन हालात इस नहज पे नजर आ रहे हैं कि चीजें कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी और ये लोग ये 2-3 माह के अंदर अंदर ही जैसे कहते हैं कि एक्सपोज होने लगेंगे। और इनके अपने अंदर के शोर, पीपल्स पार्टी के अंदर के शोर, नून लीग के अंदर के शोर बहुत गूंजदार मिलेंगे आपको। और उसके नतीजे में फिर शायद ये हो कि ये सारा मुरब्बा बने, इसी के अंदर इसी असना में फिर हम एक जंग में चले जाएं, फिर उसी असना में कौम को इकट्ठा करने के लिए हल सिर्फ इमरान खान को आगे लाना हो, फिर इसी असना में वो कहें कि अब और खर्चे मर्चे के पैसे नहीं है, इलेक्शन वलेक्शन के निज़ाम ही कोई नया ले आए चीज़ें, ये आखिरी इलेक्शन हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है ये इस सिनेरियो में। और ये लगता है कि फिर ये जून जुलाई में ये चीज़ें पक रही हों और कोई 15 अगस्त को 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाया जाए और नया दिन हो 15 अगस्त, इस तरह की कहानी भी हो सकती है। और ये ऐसा सीक्वेंस बनता है जब इमरान खान की देखें पोजीशन, इधर की देखें पोजीशन, हमारी अकल के टाइम और ओवरऑल सिनेरियो। और उस वक्त तक मुझे लगता है अगस्त सितंबर अक्टूबर अक्टूबर में, उससे पहले पहले ट्रंप ने भी आग लगाई पड़ी होनी है अमेरिका में, अच्छी खासी अनरेस्ट होगा, अमेरिका को अपनी पड़ी होगी तो हमारी उम्मीद है कि जान छूट जाएगी कुछ दिनों के लिए, तो हमारी जान छूटेगी
तो डेफिनेटली यहाँ वाले जो हैं वो ग्रिप लूज होगी। जो हमारे इन्फ्लुएंस एजेंट होते हैं इनके हर इदारे में होते हैं, जिस तरीके से ये सुपर पावर्स ऑपरेट करती हैं, तो उन पे ग्रिप लूज होगी, कमांड्स पूरी नहीं मिलेंगी। इसी असना में मुझे लगता है ये भी अप्रैल में ही शायद यूरोप की जो बढ़ती हुई सूरत हाल है वो अचानक इतनी एक्सट्रीम पे चली जाए कि सबकी एकदम तवज्जो उधर भी हो सकती है, और ये ब्लॉक जो है वो इसको लाइन डिफाइन करनी पड़ सकती है। फिर स्ट्रेटजिक हमारे खारजा ताल्लुकात, मैंने जैसे बताया कि कुछ नए होंगे, जैसे अवाम बदली है हमारे खारजी ताल्लुकात में भी बदलना है, तो हमारे भी अजीब नए तरह के जैसे कहते हैं ना कंट्री वाइज भी हमारी खारजी जो है चीज़ों ने बदलना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सामा साहब आपने अभी एक दफ़ा पहले भी ये बात हमसे की है और आपने हमारे साथ शुरू में भी इस व्लॉग के अंदर कहा था, जंगों के हवाले से कि अमेरिका के अंदर भी आपको हालात इस तरह के नज़र आ रहे हैं, पुतिन जो हैं वो भी बड़े अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, रशिया भी और यूरोप के हवाले से आपने कहा कि उसके अंदर भी हालात कुछ बेहतर नहीं है जंगों के हवाले से, यूके का ख़ास तौर पे आपने ज़िक्र किया। कुछ लोगों ने हमसे पूछा है कि ये तमाम ममालिक आपने बता दिए, कोई ऐसा खित्ता है या कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पर आप समझते हैं कि अगर कोई मूव किया जाए या जाया जाए, तो साहिब हैसियत जो इस्तिताअत रखते हैं, कौन से ममालिक आप देखते हैं जो कि जंगों से महफूज़ रह सकते हैं या वहाँ पर मूव किया जा सकता है? देखिए इसमें तो अब वो है कि ऐसे ओवरऑल कुछ जंगल ही ढूंढे जहाँ सबसे ज्यादा, कोई सहारा के जंगलों में चले जाएं, कोई आइसलैंड पे चले जाएं जहाँ सारा साल बर्फ रहती हो, तो अंटार्कटिका पे चले जाएं, चांद पे कोई कॉलोनी कटी हो तो चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया के कुछ एरिया शायद कुछ जंगलों पे मबनी है वो, इसी तरह बस अब यही है। बाकी तो जहाँ भी इंसान है, इंसान ने तो अब भुगतना है, कहाँ भागेगा, ये कहीं नहीं भाग सकता। ये अपनी अब असल को इसने किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तौर से प्राइस पे करनी है। तो इसीलिए तो मैं बड़ा प्लान कर रहा था पहले ओवरसीज सारा। अब तो मैंने पाकिस्तान की जंगल तलाश किए हैं जो एग्री प्रोजेक्ट है, बल्कि उसकी भी किसी दिन डिटेल वीडियो आपके साथ करते हैं। अभी तक उस पर बात नहीं हुई, आपके व्यूवर्स के लिए भी वो तोहफा है, एक ऐसा प्रोजेक्ट जैसे जैकमा और बिल गेट्स अपने ही एग्री लैंड्स में चले गए हैं, और मुझे तो लगता है इन फ्यूचर आप लोगों को व्यूज के चक्कर में भी गंदुम ना दे रहे हो वो डॉलर की जगह, तो बाकी एरियाज में जंगें करा के फूड पे कंट्रोल करेंगे। तो दजाल से भी जिन मुसलमानों को बचना है उनको एग्री ही हाथ में लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने एक जैसे कहते हैं मोमिन एग्री फॉर्म्स का एक सिलसिला, और फिर इको मॉडल एग्री सिटी उसमें आबाद करने का, कि जिसमें रुपए पैसे के बगैर भी आप फूड के जरिए, मतलब आपने एक दफा अगर घर ले लिया वहां, तो अब 1 एकड़ भी मिल गया, 1 कनाल भी, और उसका कंपनी ही ऑपरेट करके आपकी फूड का इंतजाम करती रहेगी। बस आप उस कम्युनिटी का पार्ट बने, तो आपको रुपए पैसे की जरूरत नहीं है। बकरी दूध हर चीज आपको वहीं मिलेगा। मतलब मिसाल के तौर पे बड़ा इको मॉडल आम सी बात है, जमा तफरीक है, एक भैंस है 12 किलो दूध देती है, आपने एक दफा ही उसमें जब आपने वो टाउन का हिस्सा बने, एक मुनासिब सी कीमत में होगा, कम से कम वो बैरिया वैरिया की तरह नहीं होगा, तो वो 12 किलो दूध देती है, एक टेस्टर सिर्फ समझाने के लिए। तो 4 किलो में उसकी लेबर निकल जाएगी, जो उसको फार्म संभाल रहा है उसका खर्चा 4 किलो दूध की अमाउंट में। 4 किलो से उसी भैंस की मुस्तकबिल की भैंस की डेप्रिसिएशन में ऐड हो जाएगा, और 4 किलो आपको घर आ जाएगा, जो काफी होगा। इसी तरीके से मुर्गी, इसी तरीके से मीट, इसी तरीके से गंदुम, 40 मन गंदुम उतरी, खर्चे निकाल के कंपनी ने मुलाजमों के, जो आपकी उधर लेबर फैमिलीज को भी उसमें घर दिए जाएंगे, छतें देंगे, ताकि वो आपको सर्विस के लिए भी फूड ही ले जाएं आपसे, और वो गंदुम आपकी टोकन इशू होके पड़ी होगी। मतलब हर चीज लगा दी जाएगी उसमें। और ये आज तो ये लैविश वर्ड नजर आ रही है, जब मेरी बात बड़ी शायद वो समझ नहीं आ रही, लेकिन जिस आंख से मैं दुनिया को आने वाले वक्त को देख रहा हूँ एज ए बिजनेस स्टूडेंट भी, और जो इन लोगों की चालों पे नजर है, तो उससे मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान का सबसे पहला एक तो बंकर सिटी होगा, जिसमें आपके रिचेस्ट और क्रीम होगी, उसको क्योंकि और ऑप्शन ही कहीं नहीं मिली। और दूसरा ये होगा कि आप जैसे मेरे जैसे लोग जो बेचारे कोई इतने वो नहीं है वेल बीइंग, वो कहते हैं कि चलो यार हमें अगर 50-60 लाख में जिंदगी का खाना पीना भी मिल जाए, तो हम सब बेच बाज के उधर ही जाके घर का हिस्सा बन जाए, तो हमें दूध खालिस फिर वो मिलेगा खालिस, मतलब वो तो ये है कि शहरों में नहीं मिल रहा दूध बकरी या मीट। तो इस तरह का थोड़ा सा वो है, अल्लाह ताला मदद करे, लोग आगे बढ़ रहे हैं।
बड़े, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी वाले को तो अब जगह चाहिए कि कहीं जाएं। तो मेरा था कि अल्लाह के बंदों का यही काम है कि उनको राह दें। तो हम ये प्रॉपर्टी वालों को अब ये प्रोजेक्ट की तरफ दे रहे हैं कि जो जो अपने 50-50 एकड़, 20-20, 100-100 एकड़, 10-10 एकड़, आप मैं हम जैसे मिल के भी बड़ा उसको 250-250 का एक ग्रुप बना के ये 2-3 हजार एकड़ का वो होगा। उसमें कोई मसला नहीं, ओवरसीज ने भी बुढ़ापा काटना है तो बेहतरीन, वो जैसे कहते हैं ना जेब खर्च, ये वो सब उधर में हिस्सा बनेंगे, मिलेगा। और हेलीपैड से लेके हर चीज ही देंगे, सोलर से लेके बायोगैस इवन सब कुछ होगा। तो उसमें सिर्फ अब मुसलमानों को ना एक कलेक्टिव अप्रोच चाहिए, मोहब्बत। ये आब हयात का इन्होंने सिर्फ नाम सुना है कहानियों में, आब हयात का अभी तक चखा नहीं है। आब हयात मेरी मोहब्बत है आपकी हयात से। तो मैं जब आपकी मोहब्बत में आपको खुश करूंगा या आपके लिए सोचूंगा तो आपकी जिंदगी को नमू मिलेगा, वो बढ़ेगी। और अगर इसको मैं नोचूंगा, स्ट्रेस दूंगा, इसको डिसीव करूंगा, इससे नफरत करूंगा, ये कम होगी। कर्ज करने पे जिंदगियां कम होती हैं और मोहब्बत से जिंदगियों को, यही आब हयात है। और इस सिटी में भी ये आब हयात पिलाया जाएगा जिसमें हम एक दूसरे को मादे के बगैर मतलब वो सब रह रहे होंगे और कर रहे हैं, फिर गैरत भी शायद दिखा लें। मतलब मिसाल के तौर पे उसको पता है कि मेरे बीवी बच्चों को खाना गंदम भी पड़ी है, मुर्गियां भी हैं, दूध भी है, क्यारियों में कंपनी आती है, सब्जी भी लगा जाती है, चाहिए क्या, इवन के कपड़ा भी बुन के सालाना सूट मिल जाते हैं। तो अब अगर किसी को गैरत दिखानी होगी दुनिया में कहीं जाके, कोई फलस्तीन से लेके कहीं भी, या अपने ही घर में अब तो जंगें आ रही होंगी, तो गैरत दिखा सकेगा कम अज कम। बिल्कुल। बगैरती के जैसे कहते हैं ना, घूंट पिए बगैर भी जिंदगी गुजरेगी। तो ये ओवरऑल एक थीम है और सोचना चाहिए इस्लामिक मॉडल्स में इस तरह के लोग आगे बढ़े और इसमें हैंड टू हैंड दें, क्योंकि आगे आने वाला वक्त हमें इस तरफ धकेल देगा। और बल्कि आप देखेंगे कि लोग अभी भी मुआशी तौर पर उनको समझ नहीं आएगी कि आप मिसाल के तौर पर अगर कोई यूट्यूब चैनल नहीं बना सकता या कोई ऑनलाइन वेबसाइट का काम नहीं कर सकता, तो उसकी तो इकॉनमी जैसे कहते हैं वो स्क्यूज्ड होती जा रही है। उसके पास क्या ऑप्शन है? चलें, अब ये रियल स्टेट वाले सारे किधर जाएंगे बताएं? कितने चूल्हे जल रहे थे, इनका कौन है? ना कोई घर ले ना दे ना प्रॉपर्टी बिके। ये इतना बड़ा मुशर्रफ के टाइम से इनको उठा के फेंका गया इस साइड पे, ये बेचारे अब किधर जाएंगे? इनका बड़े से बड़ा आदमी भी आपको खाली जेब मिलेगा, जिसके टाउन होंगे वो भी कहेगा यार जेब में तो कुछ नहीं है, अब कोई बिके, कोई किस्त आए, किस्त किधर से आए? वो कहेंगे जी हमारी जानों से निकाल लो। कोरोना में किराए लोगों ने ले लिए थे, याद करें। तो ये अपकमिंग सिनेरियोज में हमें ही एक अल्लाह के बंदों को, मैं समझता हूँ सबको मिलजुल के बैठना चाहिए, बोर्ड राब्ते में रहना चाहिए, ताकि इस तरह की चीजों को चैनलाइज करके हम आप आगे बढ़ें और कम से कम अपनी रेस, अपना कंट्री, अपने लोग, उनके तो सर्वाइवर के लिए कोई ना कोई वे आउट निकालें। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सामा साहब हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।